नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज टॉपिक वाइज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यूज के रूप में कवर करेंगे और वो भी टॉपिक वाइज। इससे पहले हमने उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के एमसीक्यूज देखे, फिर हमने उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास के एमसीक्यूज देखे। अगर आपने उनको नहीं देखा है आप उनको जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो इससे आपका प्रैक्टिस और रिवीजन भी यहां पर हो जाएगा और पूरा टॉपिक एमसीक्यूज के रूप में आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को यहां पर कवर करेंगे। 80 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे और उनसे जुड़े हुए कई सारे आपके तथ्य होंगे। तो पूरा जो आधुनिक भारत है आपका रिवाइज यहां पर हो जाएगा। आधुनिक इतिहास उत्तराखंड का थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के वीडियो में आपको गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें जो उत्तराखंड में विभिन्न आंदोलन चले, जन आंदोलन, उनके बारे में और जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे जुड़े एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर यहां पर कितना रहा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? देखिए, उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास है वो गोरखा शासन के स्थापित होने के साथ ही शुरू होता है। ठीक है, जो मध्यकालीन इतिहास है चंद्रवंश के खत्म होते ही वो खत्म हो जाता है और जब गोरखा यहां पर अपना शासन स्थापित करते हैं यहीं से आधुनिक इतिहास शुरू होता है। तो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गढ़वाल में हुआ था 1804 में, कुमाऊं में पूछेगा 1790 में। जब यहां पर गोरखा आए उस समय नेपाल का जो राजा था वो कौन था? तो नेपाल के शासक का नाम था रण बहादुर शाह, पूछा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का शासक कौन था? क्योंकि कुमाऊं पर आक्रमण किया है तो कुमाऊं में चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद यहां पर शासन कर रहा था। हवाला बाग का युद्ध होता है जिसमें महेंद्र चंद पराजित हो जाता है और कुमाऊं पर, अल्मोड़ा पर किसका अधिकार हो जाता है? गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। एक क्वेश्चन बनता है आपसे, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो यह निमंत्रण हर्षदेव जोशी के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हर्षदेव जोशी को कई सारे नाम और उपाधियां दी गई हैं, जैसे हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। इसके अलावा जो एटकिंसन है उन्होंने हर्षदेव जोशी को देशद्रोही कहा है, तो यह भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, हर्षदेव जोशी को देशद्रोही की संज्ञा किसने दी है? तो यह दी है एटकिंसन ने। जो राहुल सांकृत्यान है उन्होंने हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा है। तो ये सारे बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, कुमाऊं पर गोरखों ने कब से कब तक शासन किया था? कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन 1790 में स्थापित हुआ और 1815 में अंग्रेजों के आने तक यहां पर गोरखाओं का शासन ही रहा था। जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर मिल रहे हैं उनको आप नोट करते हुए जरूर चलें, आपके सारे जो फैक्ट हैं एक जगह पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, गोरखा मूलतः कहां के निवासी थे? जो गोरखा थे ये मूलतः नेपाल के निवासी थे। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और काठमांडू का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है तो कांतिपुर काठमांडू का प्राचीन नाम है। ये फैक्ट आपको इस प्रश्न से याद रखना है। ठीक है, तो कांतिपुर इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था? अभी हमने ऊपर बताया, जब कुमाऊं पर गोरखाओं ने हमला किया, कुमाऊं का शासक था महेंद्र चंद और नेपाल का शासक था रण बहादुर शाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रण बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठे तो इनकी उम्र काफी कम थी, तो पहले इनकी संरक्षिका के रूप में इंद्र लक्ष्मी ने काम किया और बाद में इनके संरक्षक बने इनके चाचा चौतरिया बहादुर शाह। ठीक है, तो जब कुमाऊं पर आक्रमण हुआ राजा ये थे और इनके संरक्षक चौतरिया बहादुर शाह थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं का पहला सूबा या सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था?
जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर दिया, अल्मोड़ा जीत लिया, यह क्वेश्चन बनता है कि गोरखाओं ने सबसे पहले कुमाऊं के किस क्षेत्र पर अधिकार किया? तो अल्मोड़ा पर, क्योंकि चंद्रवंश को उन्होंने हराया और चंद्रवंश की राजधानी उस समय अल्मोड़ा में थी। तो इन्होंने अपना पहला सूबा, या जिसे सूबेदार कहते थे, यह नियुक्त किया सूबा जोगा मल शाह को। ठीक है, तो कुमाऊं में गोरखाओं का पहला सूबा कौन था? जोगामल शाह। दूसरा सूबा कौन था? तो काजी नरशाही इसे दूसरा सूबा बनाया गया था। और अंतिम सूबा कौन था? तो चौतरिया बम शाह कुमाऊं का अंतिम सूबा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो बम शाह है ये अंतिम है, और जो जोगामल है इसका नाम पेपर में पूछा गया है, तो ये पहला सूबेदार था। ठीक है, और दूसरा काजी नरशाही। आपको ये तीन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, पहला, दूसरा और आखिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों और थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो जो कि गोरखा काल में जो राजकर लिया जाता था, इसके अलावा सयानों और थोकदारों को जो टैक्स दिया जाता था उसको यहां पर दस्तूर कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो दोनिया कर होता था ये पहाड़ी पशुचारकों के ऊपर लगता था। आपको क्वेश्चन बनेगा, बताइए पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो वो था दोनिया। पुंगाड़ी या पुंगड़ी कर पेपर में पूछा जा चुका है। तो पुंगड़ी, गढ़वाली में पुंगड़ी खेत को बोला जाता है, तो यह एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, तो पुंगाड़ी कर किस प्रकार का कर था? भूमि कर था। यह पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो सैनिक होते थे उनका वेतन इसी पुंगाड़ी कर से दिया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल राज्य पर गोरखाओं ने प्रथम आक्रमण कब किया था? 1790 में गोरखाओं ने अल्मोड़ा जीत लिया, यानी कुमाऊं जीत लिया था। ठीक है, 1790 में। इसके बाद अगले ही साल 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। गढ़वाल का उस समय शासक था प्रद्युमन शाह और नेपाल का शासक वही था रणबहादुर शाह। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि ये लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाए थे। जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो एक तो गढ़वाली सेना काफी बहादुरी से लड़ी उस समय, और दूसरा उसी समय नेपाल के ऊपर चाइना ने आक्रमण कर दिया था, जिस वजह से इनको यहां से वापस जाना पड़ा और ये गढ़वाल को जीत नहीं पाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाल पर आमंत्रण भी जो हमला करने की में मदद करी थी गोरखाओं की, वो भी हर्षदेव जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हर्षदेव जोशी को लेकर कई सारी बातें यहां पर होती हैं। हर्षदेव जोशी गोरखाओं को कुमाऊं में लेकर आया, उसके बाद गढ़वाल में लेकर आया 91 में, लेकिन जब गोरखा यहां से वापस चले गए गढ़वाल से, तो हर्षदेव जोशी को भी अल्मोड़ा से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद वो दरबार में आया, श्रीनगर दरबार में, और यहां पर प्रद्युमन शाह के दरबार में उसे कोई पद फिर भी दे दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है 1794 के आसपास वो श्रीनगर दरबार में किसी पद पर नियुक्त था। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, जो यशवंत सिंह कठोर जी की जो किताब है उसमें आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको एक प्रश्न बनेगा कि इनमें से किसे 1797 में गढ़वाल नरेश के वकील के रूप में, जो बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट बैठता था, उसके दरबार में भेजा गया था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश दरबार में 1797 में गढ़वाल नरेश के वकील के रूप में कौन गया था? तो हर्षदेव जोशी को ही भेजा गया था। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल के राजा और गोरखा शासन के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और लंगूरगढ़ से यह आगे नहीं बढ़ पाए, तो इन्होंने लंगूरगढ़ को ही पूरी तरीके से घेर लिया और इंतजार करने लगे कि कब हम गढ़वाल के अंदर घुसेंगे। उसी वक्त चाइना ने आक्रमण कर दिया। तो 1792 में इन्होंने जब यहां से अपना घेरा हटाया, लंगूरगढ़ को खाली करा, तो इन्होंने गढ़वाल के राजा के साथ संधि कर ली। ठीक है, गढ़वाल का राजा कौन था? प्रद्युमन शाह, और इसी संधि को कहा जाता है लंगूरगढ़ की संधि। तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि इसके तहत प्रद्युमन शाह ने गोरखाओं को 25,000 रुपए सालाना टैक्स यहां पर देना शुरू किया। चलिए, तो ये संधि कब हुई? 1792 में। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। खुड़बुड़ा का युद्ध आपके 1804 में हुआ था। 14 मई 1804 में इस युद्ध में लड़ते लड़ते जो गढ़वाल के राजा थे प्रद्युमन शाह, वे शहीद हो गए थे। तो आपको याद रखना है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? 1804 में। ठीक है,
और खुड़बुड़ा का जो मैदान है ये कहाँ है, ये आपके देहरादून में है। देखिए 1791 में गोरखाओं ने हमला किया, 92 में यहां से वापस चले गए। 1803 में गढ़वाल के अंदर पूरी तरीके से अराजकता फैल चुकी थी। एक पराक्रम शाह लगातार सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था, लगातार नए नए वो षड्यंत्र कर रहा था। दूसरा, भयंकर यहां पर भूकंप आया, कहा जाता है 7 दिन और 7 रात तक लगातार भूकंप और बारिश यहां पर होती रही। इसी का फायदा उठाकर 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर दोबारा से आक्रमण कर दिया था, ठीक है। और इसी के तहत 1804 में अंतिम लड़ाई होती है खुड़बुड़ा के मैदान में, और इसी में गढ़वाल के जो राजा थे वो मारे जाते हैं और गोरखाओं का अधिकार गढ़वाल पर हो जाता है। इस समय नेपाल का राजा कौन था? जब कुमाऊं पर हुआ था पहली बार, गढ़वाल पर हुआ था पहली बार, उस समय था रण बहादुर शाह। जब 1803 में गोरखा वापस आए तो इस समय नेपाल का शासक विक्रम शाह था। यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक था प्रद्युमन शाह, और इसी युद्ध में ये मारे गए थे, जैसा हमने ऊपर यहां पर देखा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे? एक तो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच। इससे पहले जब 1803 में गोरखा आए यहां पर दोबारा से, तो एक युद्ध हुआ बाड़ाहाट का युद्ध, ठीक है। बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी। तो आपको यह याद रखना है, इस युद्ध में प्रद्युमन शाह पराजित हुए। इसके बाद एक और युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है चामुआ का युद्ध, या जिसे हम चंबा कहते हैं। तो चंबा के युद्ध में भी जो प्रद्युमन शाह थे उनकी पराजय हुई और वो देहरादून की साइड चले गए। वहां पर उन्होंने फिर से एक सेना का गठन किया और आखिरी युद्ध लड़ा खुड़बुड़ा का युद्ध। तो आपको याद रखना है, पहला युद्ध हुआ लंगूरगढ़ में, दूसरा युद्ध बाड़ाहाट का युद्ध, तीसरा चंबा का युद्ध, और चौथा और अंतिम खुड़बुड़ा का युद्ध, ठीक है। खुड़बुड़ा के युद्ध में किस गढ़वाल नरेश को वीर गति प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी प्रद्युमन शाह को। और इसके बाद पूरे उत्तराखंड पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया था। गोरखाओं के आगमन को यमराज के आगमन के समान किसने बताया है? तो अजय सिंह रावत जी ने बताया है। पूछा जाता है कि यह किसने कहा कि गोरखाओं का आगमन यमराज के आगमन के बराबर था? अजय सिंह रावत ने, ठीक है। इसके अलावा गोरखाओं को रक्त पिपासु ये किसने कहा? तो जो कैप्टन हियर से था उसी ने गोरखाओं को रक्त पिपासु कहा था, ठीक है। खुड़बुड़ा का मैदान आपके देहरादून में है। क्वेश्चन बन सकता है कि यह मैदान किस नदी के तट पर है? तो खुड़बुड़ा का मैदान आपके विंदाल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये विंदाल नदी और जो देहरादून के मध्य में होकर बहती है रिस्पना नदी, ये दोनों नदियां सोंग नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नहीं इसको करेक्ट करना। जो ये विंदाल नदी है और जो रिस्पना नदी है ये दोनों सिसवा नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। ये दोनों किसकी हैं? सिसवा नदी की। और ये सिसवा नदी सोंग नदी की सहायक नदी है और सोंग नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? खुड़बुड़ा का मैदान विंदाल के तट पर है। विंदाल सिसवा की सहायक है और सिसवा आपके सोंग की सहायक है। राजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं करते थे? देखिए जो सुदर्शन शाह थे प्रद्युमन शाह के पुत्र थे और ये सूरत कवि के नाम से रचनाएं करते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सुदर्शन शाह ने जो सभासार है 7 खंडों में सभासार की इन्होंने रचना करी है और सूरत कवि के नाम से करी है। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 1815 में किसने टिहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना करी थी? टिहरी में पंवार वंश की दोबारा से स्थापना ये करी थी सुदर्शन शाह ने, ठीक है। देखिए 1804 में प्रद्युमन शाह मारे गए और गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया। उसके बाद सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को निमंत्रण दिया कि आप आइए और गोरखाओं को यहां से हटाइए। अंग्रेज आए और उन्होंने गोरखाओं को पराजित कर दिया। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन शाह से आधा राज्य ले लिया और जो सुदर्शन शाह की राजधानी थी यानी कि पंवार वंश की राजधानी थी श्रीनगर, वहां पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर दिया और सुदर्शन शाह ने फिर टिहरी में अपनी राजधानी बनाई और पंवार वंश को दोबारा से यहां पर स्थापित किया, ठीक है। टिहरी में इन्होंने कब बनाया? 28 दिसंबर 1815 को। यह भी याद रखना है सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1815 और इस दिन को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इन्होंने टिहरी को स्थापित तो कर दिया 1815 में।
एक क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों के द्वारा सुदर्शन शाह और उनके जो वंशज हैं उनका अधिकार कब माना गया टिहरी के ऊपर, तो यह माना गया था 1820 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो टिहरी को राजधानी सुदर्शन शाह ने बनाया था। परमार वंश की शुरुआती राजधानी थी चांदपुर गढ़। ठीक है, किसने बनाई थी? कनकपाल ने। यहीं पर परमार वंश स्थापित हुआ। इसके बाद परमार वंश की राजधानी बनी देवलगढ़, अजयपाल ने बनाई 1512 में। फिर परमार वंश की राजधानी बनी श्रीनगर, अजयपाल ने बनाई 1517 में। और फिर परमार वंश की राजधानी बनी टिहरी 1815 में, और यह बनाई सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट है हमारा, किसने सेनानायक अमर सिंह थापा को काली नदी से सतलज पार के क्षेत्र तक का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं के लिए जो सर्वोच्च न्यायाधीश था, इसे नियुक्त किया गया था अमर सिंह थापा को। और किसने नियुक्त किया था? नेपाल के राजा नरेश रणबहादुर शाह ने। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुमाऊं और गढ़वाल के नेपाल दरबार का सर्वोच्च पद अधिकारी कौन होता था? तो देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल के लिए नेपाल दरबार की तरफ से जो सर्वोच्च पद अधिकारी होता था, न्यायाधीश भी यही है और सर्वोच्च पद अधिकारी भी अमर सिंह थापा को ही बनाया गया था। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक कला प्रेमी गोरखा सेना नायक था? तो कला प्रेमी गोरखा सेना नायक था आपका रणजौर सिंह थापा। अमर सिंह थापा का ये पुत्र था और कला प्रेमी था। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसने एक तो मौला राम को संरक्षण दिया और मौला राम ने भी रणजौर सिंह थापा की काफी सारी तारीफ यहां पर की है और दानवीर कर्ण की उपाधि भी रणजौर सिंह थापा को दी है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार और कवि मौला राम किसके संरक्षण में थे? तो अभी हमने देखा मौला राम को संरक्षण दिया था रणजौर सिंह थापा ने। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। और इनको मौला राम ने कौन सी उपाधि दी थी? तो मौला राम ने रणजौर सिंह थापा को किस उपाधि से विभूषित किया था? दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे पूछा गया था कि रणजौर सिंह मौला राम के द्वारा इनमें से किसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई थी? तो वो दी गई थी रणजौर सिंह थापा को। ठीक है, किस गोरखा सेनानायक के समय हरिद्वार की हर की पैड़ी में दासों की बिक्री होती थी? देखिए, पूरे गोरखा काल में जो हरिद्वार था ये प्रसिद्ध था दासों की बिक्री के लिए। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर का नाम पूछा जाए जहां पे सबसे ज्यादा ये काम होता था, तो ये था हस्तिदल चौतरिया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसी के काल में हरिद्वार की हर की पैड़ी में दासों की बिक्री यहां पर की जाती थी। एक क्वेश्चन बनता है, जो दास बच्चे होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनके लिए केटी कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछेगा गोरखा काल में केटी क्या होते थे? तो दास बच्चे होते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गोरखा सेना नायक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी प्रशासक था? देखिए, अत्यंत क्रूर और अत्याचारी प्रशासक था भैरों थापा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये प्रशासक रहा 1808 से लेकर 1811 तक इसने यहां पर शासन किया और ये जो था काफी अत्याचारी शासक और क्रूर शासक ये था। इसी भैरव थापा की शिकायत मौला राम ने नेपाल दरबार में भी करी थी। देखिए, नेपाल के जो राजा थे उनसे भी इसने शिकायत करी थी भैरव थापा की। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भैरव थापा ने बेसिकली मौला राम की जितनी भी जागीरें इसको मिली हुई थी उनको छीन लिया था। फिर मौला राम ने भैरव थापा की शिकायत करी नेपाल नरेश के पास और नेपाल नरेश के ऊपर एक रचना करी जिसे हम कहते हैं रण बहादुर चंद्रिका। क्वेश्चन बनता है, रण बहादुर चंद्रिका किसकी रचना है? मौला राम की। नेपाल के राजा को खुश करने के लिए उन्होंने इसकी रचना करी और उससे खुश होकर नेपाल के राजा ने उन्हें उनकी सारी जागीरें वापस कर दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसकी शिकायत करी थी मौला राम ने? भैरव थापा की। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस गोरखा सेनानायक ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया था? देखिए, उर्वरता के आधार पर भूमि कर को निर्धारित किया था काजी बहादुर भंडारी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसका जो काल था ये 1811 से लेकर 1812 तक यहां पर रहा और इसने यहां पे भू व्यवस्था में परिवर्तन किया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, जब हमने अजरावत जी के जो नोट्स हैं उनको कवर किया वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि काजी बहादुर भंडारी के द्वारा भू व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? इसने
उर्वरता के आधार पर भूमि कर यानी कि टैक्स लेना शुरू कर दिया और इसने उर्वरता के आधार पर भूमि को 5 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें आपका आता था अबल, ठीक है, इसके अलावा दम, सोम, ठीक है, चाहर और सुखबासी। तो इन 5 भागों में इसने भूमि को बांट दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। भूमि को लेकर कुछ कार्य हस्तिदल चौतरिया के द्वारा भी किया गया था, ठीक है। हस्तिदल चौतरिया कृषि की उन्नति के लिए इसने काफी काम किया था और तकाबी ऋण देने की इसने शुरुआत करी थी। तकाबी ऋण वो ऋण यानी कि आगामी ऋण, यानी कि आपको खेती के लिए पहले से ही आपको क्या दे दिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा, जिसे आपको खेती के बाद लौटाना है। तो तकाबी ऋण देने की शुरुआत हस्तिदल चौतरिया ने करी और उर्वरता के आधार पर टैक्स लेने की शुरुआत काजी बहादुर भंडारी ने करी। पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों एवं शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? तो गोरखा शासन काल के समय शादी के अवसरों पर, शुभ अवसरों पर जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को यहां पर टीका भेंट कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो तिमारी टैक्स होता था, ये फौजदार और सूबेदार जो होते थे उनके लिए लिया जाता था, ठीक है। ऊपर हमने सयानों और थोकदार के लिए देखा, ठीक है, दस्तूर। जो फौजदार और सूबेदार होते थे उनके लिए तिमारी लिया जाता था, उनके लिए लिया जाता था, ठीक है, उनसे नहीं लिया जाता था, जनता से उनके लिए वो टैक्स लिया जाता था। एक टैक्स है मिझारी, ये जो शिल्पकर्मी होते थे उस समय के, उनसे लिया जाता था, ठीक है। सलामी टैक्स जो होता था कि अगर आप कभी किसी बड़े गोरखा अधिकारी से मिलने जाते हैं तो आप उसको भेंट देंगे, उसी को कहा जाता था सलामी कर, या जिसे नजराना टैक्स भी कहा जाता था, ठीक है। तो गोरखा काल के टैक्सों को हम कवर कर चुके हैं, चंद काल के भी पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जो उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज है वहां पर उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे कर आपने यहां पर याद कर दिए, उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी, उस भूमि को मानाचौल या मनोचैल, कहीं पर मानाचौल लिखा है, कहीं पर मनोचैल लिखा है, तो आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे मानाचौल या मनोचैल कहा जाता था। नेक्स्ट है, गोरखा शासन में युद्ध के अवसर पर प्रत्येक नौजवान से वसूला जाने वाला तात्कालिक कर क्या कहलाता था? तो ये क्वेश्चन हम कई बार कवर कर चुके हैं। गोरखा काल में युद्ध के समय कौन सा टैक्स लिया जाता था? तो मांगा कर लिया जाता था, ठीक है, ऑप्शन डी। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? देखिए यहाँ जो 36 प्रकार के कर थे, ठीक है, जिसको 36 रकम 32 कलम कहा जाता था, ये टैक्स लेना चंद शासकों ने शुरू किया था, ठीक है। शुरू किसने किया था? चंद राजाओं ने, और इसको इन 36 प्रकार के टैक्सों को खत्म किया था गोरखा शासकों ने। तो एक काम इन्होंने अच्छा किया था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। गोरखाओं का शासन जो था वो काफी अत्याचारी शासन था। इनके शासन को गोरखियाणी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी पेपर में पूछा गया है। लेकिन ये काम इन्होंने अच्छा किया था, तो आपको याद रखना है कि चंदों के जो 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था थी, इसको खत्म किया था गोरखाओं ने, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये पूछा जाता है शुरू किसने किया और खत्म किसने किया, तो याद रखना चंदों ने शुरू करा और गोरखाओं ने खत्म करा। नेक्स्ट है हमारा, 1815 में किस अधिकारी द्वारा कुमाऊं के अल्मोड़ा को विजित किया गया था? 1815 में अंग्रेजी सेना ने यहां पर आई और उसने गोरखाओं को पराजित किया। आपको पूछ रहा है अधिकारी का नाम जिसने अल्मोड़ा को जीता था। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी इसके राइट आंसर है, कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर। देखिए अंग्रेजों ने जब यहां पर गोरखा सेना को भेजना शुरू करा तो 4 मेजर जनरल यहां पर नियुक्त किए गए थे, ठीक है। 4 नेताओं या 4 जनरलों के नेतृत्व में सेना को यहां पर भेजा गया था। एक था जनरल गिलेस्पी, ठीक है, जिसके नेतृत्व में देहरादून पर सेना भेजी गई। इसके अलावा जनरल ऑक्टरलोनी, जिसके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की साइड से सेना भेजी गई। एक था जनरल मार्ले और एक था जनरल JS वुड, ठीक है। कर्नल गार्डनर को भेजा गया अल्मोड़ा की तरफ, और जब यह अल्मोड़ा पर हमला कर रहा था तो इसकी मदद के लिए फिर पीछे से कर्नल निकोलस को भेजा गया। तो इन दोनों की मदद से अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम आपको पूछा जाएगा।
1815 में किस नेपाली गोरखा शासक से हुई संधि के अंतर्गत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई थी? तो 1815 में कौन सी संधि हुई थी नेपालियों के साथ जिसके तहत जो कुमाऊं की सत्ता थी वो अंग्रेजों को मिल गई थी? तो ये हुई थी बमशाह के साथ। ठीक है, बमशाह अंतिम सुब्बा था और यह संधि हुई 27 अप्रैल 1815 को। ठीक है, और ये संधि बमशाह और गार्डनर के बीच में हुई थी। ये संगौली की संधि नहीं है, ये दूसरी संधि है जो अप्रैल 1815 में हुई। 27 अप्रैल को बमशाह और गार्डनर के बीच में यह संधि हुई थी। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? देखिए, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1815 में हुआ था। ठीक है, नवंबर के टाइम पे तो 1814 में अंग्रेजों ने यहां पर युद्ध की घोषणा करी थी, लेकिन उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई ये 15 में आई थी। ठीक है, कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंपने के बाद 1815 में किसे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था? तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कर्नल गार्डनर, या जिसे ई गार्डनर भी कहते हैं हम, तो इसको पहला कमिश्नर यहां पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद इसके सहायक के रूप में विलियम ट्रेल को भेजा गया और फिर जो ये कर्नल गार्डनर था, जब नेपाल के साथ संगौली की संधि नेपाल ने पुष्टि कर दी कि हाँ हम इस संधि को मानेंगे 1816 में, तो फिर कर्नल गार्डनर को नेपाल दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट बनाकर भेज दिया गया। तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि नेपाल दरबार में किसे ब्रिटिश रेजिडेंट बनाकर भेजा गया था, तो वो भी कर्नल गार्डनर था। और जब ये वहां चला गया नेपाल दरबार में, इसकी जगह पर विलियम ट्रेल को कमिश्नर बना दिया गया था। ठीक है, 15 मई 1815 को अंग्रेजी जनरल ऑक्टरलॉनी ने किसे मलाव का किला जीता था? तो मलाव का किला किससे जीता था ऑक्टरलॉनी ने? देखिए, जितने भी सेना नायक अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए थे, जिसमें जनरल जेएस वुड था, जिलेस्पी था, ऑक्टरलॉनी था, मार्ले था, इन सब में सबसे योग्यतम जो सेना नायक था वो जनरल ऑक्टरलॉनी था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एक तो। और इसने मलाव का किला अमर सिंह थापा को हराकर जीता था। हिमाचल प्रदेश की साइड से इसने आक्रमण किया था और वहीं पर आपका ये किला पड़ता है जहां पर इसने इसको पराजित किया था। ठीक है, ऑक्टरलॉनी ने अमर सिंह थापा को, और ये सबसे योग्यतम है। इसके बारे में अभी हम एक और चीज देखेंगे जो आपको याद रखनी है, पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, संगौली की संधि कब हुई थी? देखिए, संगौली की संधि ये होती है 1815 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 28 नवंबर 1815 को जो नेपाल के पुरोहित थे, नेपाल दरबार के पुरोहित गजराज मिश्र, और जो अंग्रेजों के तरफ से संधि करने आए कर्नल ब्रैडशॉ, इन दोनों के बीच में एक संधि होती है और इसे ही संगौली की संधि कहा जाता है। हालांकि नेपाल ने इस संधि को नहीं माना और जब अंग्रेजों ने अपनी सेना काठमांडू पर भेज दी, तब इन्होंने जो मार्च 1816 था, तब इस संधि को इन्होंने माना। तो हुई कब है? नवंबर 1815। किस किस के बीच हुई? नेपाल के जो पुरोहित थे, मंत्री थे गजराज मिश्र, और अंग्रेजों की तरफ से कर्नल ब्रैडशॉ। ठीक है, नेपाल ने कब स्वीकार करी? तो 4 मार्च 1816। 1815 में संगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। वर्तमान संगौली कहां स्थित है? तो यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। संगौली की संधि संगौली में हुई और वर्तमान में यह संगौली आपके बिहार में पड़ता है। नेपाली शासकों ने संगौली की संधि कब स्वीकार करी थी? तो संगौली की संधि इन्होंने मार्च 1816, डेट याद रखेंगे, 4 मार्च 1816 को इस संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के निकट गोरखाओं को पराजित किया था? देखिए, अंग्रेज संधि को मान नहीं रहे थे जो नवंबर में हुई थी गजराज मिश्र और ब्रैडशॉ के बीच में। इसके बाद अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई करी, काठमांडू तक उनकी सेना पहुंची, यहां पर उन्होंने गोरखाओं को पराजित किया था। यह घटना हुई 28 फरवरी 1816 को। ठीक है, 28 फरवरी 1816 को अंग्रेजों ने काठमांडू पर अपनी सेना को उतार दिया और इसी के बाद 4 मार्च को गोरखाओं ने अपनी जो संधि थी उसे मान लिया। यहां पे जो गोरखाओं को पराजित किया अंग्रेजों ने काठमांडू के निकट, किसके नेतृत्व में पराजित किया? तो वही सेनापति जो सबसे योग्यतम था, ऑक्टरलॉनी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है ऑक्टरलॉनी के नेतृत्व में ही इन्होंने इसे पराजित किया था। आपको पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने काठमांडू के निकट गोरखाओं को हराया? वो था जनरल ऑक्टरलॉनी। ठीक है, फरवरी 1816 में।
निम्न में से किस गढ़वाली शासक ने गढ़वाल को गोरखों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना से आग्रह किया था? तो अंग्रेजी सेना से आग्रह मदद मांगी थी किसने? सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चेतु और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? देखिए, चेतु और माणकू ये दोनों प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनको सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। इंपॉर्टेंट है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस रियासत को छोड़कर अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बनाया था? तो अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर बाकी सारे इलाके को नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित कर दिया था। नॉन रेगुलेशन प्रांत होता क्या था? नॉन रेगुलेशन प्रांत वो प्रांत होता था, देखिए अंग्रेजों के शासन, जैसे मान लीजिए पूरे देश में उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो यहां पर अंग्रेजों ने कुछ रूल्स बनाए गए थे, ठीक है, जो पूरे उन क्षेत्रों में लागू होते थे जहां पे अंग्रेजों का शासन है। नॉन रेगुलेशन प्रांत यानी ऐसा प्रांत जहां पर ये सारे रूल लागू नहीं होते थे, जो यहाँ का जिसको अंग्रेज यहाँ का शासक नियुक्त करते थे, जैसे गार्डनर को बनाया, उसके बाद ट्रेल को बनाया, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ का प्रशासन चलाया जाता था, ठीक है। तो अंग्रेजों के वे रूल जो दूसरे क्षेत्रों में लागू होते थे और यहाँ नहीं होते थे, ऐसे क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत कहा गया था। नेक्स्ट है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहां स्थापित करी थी? तो श्रीनगर से हटाकर राजधानी को कहां लेकर आए थे सुदर्शन शाह? ये लेकर आए थे टिहरी में। ऊपर हम पूरी हिस्ट्री जान चुके हैं। 28 दिसंबर 1815 रेस्टोरेशन डे के रूप में इसे मनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? तो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह के द्वारा कराई गई थी। किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI की ओहदे से सम्मानित किया गया था? तो CSI की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी थी? CSI यानी यहां पर कमांडर ऑफ स्टाफ इंडिया, ठीक है, कमांडर स्टाफ ऑफ इंडिया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कमांडर स्टाफ ऑफ इंडिया। और यह उपाधि अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को दी थी। किस वर्ष दी थी? तो 1903 में अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को कमांडर स्टाफ ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। इससे पहले 1898 में अंग्रेजों के द्वारा कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी जा चुकी थी, ठीक है। सन 1900 में कीर्ति शाह इंग्लैंड गए और वहां पर इनको 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पूछा जाता है किस गढ़वाल नरेश को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी मिली थी? वो थे कीर्ति शाह। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहां थी? देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जो थी ये आपके श्रीनगर में स्थित थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और बाद में 1840 में राजधानी श्रीनगर से हटाकर पौड़ी गढ़वाल में ट्रांसफर की गई थी। तो शुरुआती राजधानी इसकी श्रीनगर में थी और लाई गई बाद में पौड़ी गढ़वाल में 1840 में। खलंगा के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अब देखिए, खलंगा का युद्ध होता है जिसे नाला पानी का युद्ध भी कहते हैं, और यह युद्ध आंग्ल गोरखा युद्ध था, यानी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था यहां पर मेजर जनरल जिलेस्पी, ठीक है, कहीं पर जिसे गिलेस्पी भी लिखा गया है, तो एक ही बात है। जिलेस्पी यहां पर अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था और गोरखाओं का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहा था। कहा जाता है कि इस युद्ध में जनरल जिलेस्पी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अंग्रेजों का नेतृत्व जिलेस्पी और गोरखाओं का बलभद्र सिंह थापा। ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? तो प्रधान, ये कहीं पर इसे प्रधान लिखा गया है, इसका मेन काम होता था राजस्व एकत्र करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वप्रथम पुलिस थाना 1837 में कहां स्थापित किया गया था? देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों पर जो पहला पुलिस थाना था ये 1837 में बना, और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है, ठीक है। ये बना था अल्मोड़ा में। आपसे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और एक पेपर में ये पूछा गया था, बताइए अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब की गई? डायरेक्ट ये पूछा गया था, ठीक है। तो अल्मोड़ा थाना 1837 में बना, अल्मोड़ा जेल 1816 में बनी, और जो पौड़ी जेल है जिसे गढ़वाल का काला पानी कहते हैं, ये आपके 1821 में बनी, ठीक है। तीनों आपको याद रखने हैं।
किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था? देखिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली का जो पहला पब्लिक स्कूल खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा उत्तराखंड में, वो श्रीनगर में खोला गया 1840 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नैनीताल के कुमाऊं मंडल का मुख्यालय ब्रिटिश द्वारा कब बनाया गया था? तो नैनीताल को कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर 1854 में बनाया गया था। आप जानते हैं कुमाऊं मंडल का गठन कब होता है? 1854, और इसका हेडक्वार्टर नैनीताल को बनाया जाता है। गढ़वाल मंडल का जो गठन होता है ये 1969 में होता है और इसका हेडक्वार्टर पौड़ी को बनाया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपने कथन देखने और बताना है कि फिर आपको इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। अगर हम कथन को पढ़ें, पहला कहता है संगौली की संधि के अंतर्गत गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि में अपना दावा छोड़ दिया था। तो बिल्कुल उन्होंने ये जो उत्तराखंड वाला इलाका था, कुमाऊं वाला इलाका, गढ़वाल का इलाका, इस पर अपना दावा छोड़ दिया था। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, संगौली की संधि के तहत। दूसरा स्टेटमेंट है गोरखा सिक्किम से हट गए और काठमांडू में उन्होंने एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने स्वीकार किया कि एक ब्रिटिश रेजिमेंट काठमांडू में भी रहेगी, ठीक है। तीसरा है संगौली संधि के अंतर्गत गोरखाओं के ब्रिटिश सेना में भर्ती करने की सहमति बनी। ये भी बिल्कुल सही है। इसी संधि के तहत जब अंग्रेजों ने देखा कि गोरखा सैनिक जो है काफी बहादुर हैं, तो उन्होंने अपनी सेना में गोरखाओं को भर्ती करना शुरू किया। तो यहाँ पे जो सारे कथन हैं, तीनों कथन, सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? देखिए, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था सर हेनरी रैमजे, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हेनरी रैमजे कुमाऊं का कमिश्नर 1856 में बना था और 1884 तक 28 वर्षों तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति के दौरान जब यहाँ पे दमन बढ़ने लगा, यानी कि क्रांतिकारी घटनाएं ज्यादा होने लगी, हालांकि उस लेवल पे नहीं हुई जिस लेवल पे पूरे देश में हो रही थी, थोड़ा बहुत जब असर दिखने लगा तो हेनरी रैमजे ने एक सेना का गठन किया जिसे रणवीर सेना कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति के दौरान रैमजे ने किस सेना का गठन किया? आप बताएंगे रणवीर सेना का गठन किया। इसके अलावा 1857 की क्रांति के दौरान 17 सितंबर को 1857 में हल्द्वानी में 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। कब कर लिया था? 17 सितंबर को। इसी को दमन करने के लिए रैमजे के द्वारा मैक्सवेल को भेजा गया था। पूछा जा सकता है हल्द्वानी में रैमजे ने दमन करने के लिए किसे भेजा था? मैक्सवेल को। 17 सितंबर को यहां पर क्रांतिकारियों ने अधिकार किया, 18 सितंबर को यानी कि अगले ही दिन अंग्रेजों ने खाली करवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने करी थी? तो 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीर नामक संगठन, ये जो गुप्त संगठन था, इसका गठन कालू सिंह मेहरा के द्वारा किया गया था, ठीक है। कालू सिंह मेहरा का गांव का नाम पूछा जाता है। इनके गांव का नाम है बिसुंग गांव और यह गांव चंपावत में पड़ता है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है किस गांव से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह मेहरा को ही माना जाता है, जिन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुमाऊं में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय डिबेटिंग क्लब और अल्मोड़ा अखबार दोनों को दिया जाता है। डिबेटिंग क्लब का गठन होता है 1817 में और इसी के द्वारा 1871 से अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है। इन दोनों को श्रेय जाता है राजनीतिक चेतना के प्रसार का, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? इसे हम अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब भी कहते हैं या कुमाऊं डिबेटिंग क्लब भी कहते हैं। इसका गठन होता है 1817 में। और आपको पूछा जाता है गढ़वाल डिबेटिंग क्लब कब बना था? तो गढ़वाल डिबेटिंग क्लब 1885 में बना था। कुमाऊं डिबेटिंग क्लब 70 में बना, गढ़वाल वाला 85 में बना। किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में बांट दिया गया था? देखिए, अल्मोड़ा जिला काफी बड़ा था और इसको नैनीताल और अल्मोड़ा दो जिलों में बांट दिया गया 1891 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, यह जो सभा है गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसका गठन तारादत्त गैरोला ने किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका गठन 1901 में हुआ था। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा, तारादत्त गैरोला और 1901।
नेक्स्ट है गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू क्षेत्र को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुजड़ू आंदोलन के प्रेरणता या इसका नेतृत्व किसने किया था? तो राम प्रसाद नौटियाल इसने इसका नेतृत्व किया था। तो दोनों याद रखना है, पूछा गया है कई बार। गढ़वाल का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली और उत्तराखंड का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। वर्ष 1903 में अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई? तो अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में होती है और यह स्थापना गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब बना 1903 में गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा ही काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना 1814 में की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत 1814। ठीक है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अल्मोड़ा के अंदर कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, बताइए अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन कब हुआ, कुमाऊं कांग्रेस का गठन कब हुआ, कुमाऊं में कांग्रेस का गठन कब हुआ, इस तरीके से। तो एक ही बात है। ठीक है, 1912 में कुमाऊं में कांग्रेस बनती है और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस का गठन होता है। वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने करी थी? देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। शुद्ध साहित्य समिति, इसका गठन अल्मोड़ा में हुआ था 1913 में और इसका गठन स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इसका आंसर हर बार आयोग ने 1914 को ही माना है और इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसको लेकर डाउट है। कहा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग बनाई थी, उन्होंने लीग बनाई थी 1916 में। ठीक है, उसी को देखकर उत्तराखंड में जो क्रांतिकारी थे, चाहे वो बद्रीदत्त पांडे थे, चिरंजीवी लाल थे, ठीक है, इसके अलावा मोहन जोशी थे, विक्टर मोहन जोशी, इन सब ने होम रूल लीग का गठन किया उनको देखकर। लेकिन उन्होंने 16 में बनाई है, इन्होंने 2 वर्ष पहले बना दी, लेकिन फिर भी आयोग 1914 को ही सही मानता है। आपको इसी को याद रखना है। ठीक है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में। ठीक है, और इसका यह गठन नैनीताल में हुआ था। तो जगह भी आपको याद रखनी है। कुमाऊं परिषद 1916 में बनी, नैनीताल में इसका गठन होता है। नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहां आयोजित हुआ था? देखिए कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन था यह हुआ 1917 में। ठीक है, गठन होता है 1916 में, पहला अधिवेशन 1917 में हुआ और कहां पर हुआ? तो यह अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, तो दोनों बात आपको याद रखनी है। गठन होता है 16 में नैनीताल के अंदर, पहला अधिवेशन 17 में होता है अल्मोड़ा के अंदर और यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। कुमाऊं के जो कुमाऊं परिषद है इसके अधिवेशनों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, तो जल्दी से उनको रिकॉल कर जाते हैं। ठीक है, पहला अधिवेशन 1917 अल्मोड़ा में होता है, जयदत्त जोशी इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा अधिवेशन 1918 हल्द्वानी में और इसके अध्यक्ष होते हैं तारादत्त गैरोला। तीसरा अधिवेशन 1919 में कोटद्वार में, इसके अध्यक्ष होते हैं बद्रीदत्त जोशी। चौथा अधिवेशन 1920 काशीपुर में, हरगोविंद पंत इसके अध्यक्ष होते हैं। पांचवा अधिवेशन होता है 1923 में, टनकपुर में यह अधिवेशन होता है, बद्रीदत्त पांडे इसके अध्यक्ष होते हैं। और अंतिम अधिवेशन 1926 में होता है अल्मोड़ा में, जिसमें अध्यक्ष होते हैं मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का जो कुमाऊं परिषद थी इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है। तो यह आपको याद रखना है। 16 में गठन, कांग्रेस में विलय हो जाता है 26 में। नेक्स्ट है 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन होगा ये। ठीक है, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये करी थी जयदत्त जोशी ने। नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। गांधी आश्रम की स्थापना होती है 1937 में चनौदा में और ये करते हैं शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है, 2 सितंबर 1942 को इस आश्रम को बंद करवा दिया जाता है। बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? तो जो हमने बात करी, कुमाऊं कांग्रेस बनी 1912 में, गढ़वाल कांग्रेस का गठन 1918 में हुआ था।
कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता ने वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी? तो ये अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब करी थी? तो गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर पहली बार आए थे जून 1929 में, आपको याद रखना। और ऐसा ही प्रश्न पेपर में पूछा गया था 1929 दो जगह दिए गए, आपको महीना याद रखना है। 12 जून के आसपास गांधी जी कुमाऊं में आए थे, ठीक है, पहली बार। तो जून 1929 इसका सही आंसर होगा। गांधी जी की साबरमती से डांडी तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से सत्याग्रही उत्तराखंड से संबंधित थे? देखिए, जब गांधी जी ने साबरमती से लेकर डांडी तक यात्रा निकाली, दांडी मार्च निकाला नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 में, ठीक है, 1930-31 में, तो उस समय इनके साथ उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़क बहादुर। ये तीनों का संबंध उत्तराखंड से है और ये तीनों नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में किस रियासत को छोड़कर जगह जगह तिरंगा फहराया गया? तो एक ही रियासत थी, टिहरी रियासत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? बहुत दिनों का अर्थ है यहां पर 12 दिनों तक, और ये रुके थे कौसानी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जब 1929 में गांधी जी यहां पर आए थे तो 12 दिनों तक वो कौसानी में रुके। यहीं पर इन्होंने जो अनाशक्ति योग है, गीता की भूमिका पर इन्होंने यह टीका लिखा था और इसको भी इन्होंने यहीं पर लिखा था, ठीक है। तो अनाशक्ति योग की रचना करी कौसानी में और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। निम्न में से किस स्थान को गांधी जी ने भारत के स्विट्जरलैंड की संख्या दी थी? तो ये दी थी कौसानी को। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कब हुई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए राज्य में जो पहली बैठक होती है ये आपके डाडा मंडी में हुई। 1940 में पहली बैठक यहां पर हुई थी। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इनका नाम याद रखना है, जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाएगा। राज्य से प्रथम सत्याग्रही कौन है? जगमोहन सिंह नेगी। प्रथम सत्याग्रही महिला कौन है? भागीरथी देवी, ठीक है, दोनों याद रखने हैं। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कब निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? देखिए, पेशावर कांड का नायक माना जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, ठीक है, और इन्होंने पठानों के ऊपर गोली चलाने से कब मना कर दिया था? तो ये मना इन्होंने कर दिया था जो 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहां पर होगा। तो आपको याद रखना है, जो पेशावर कांड हुआ था ये आपके पेशावर के किस्सा खानी बाजार में हुआ था, ठीक है। क्योंकि पेशावर में हुआ है, बाजार का नाम है किस्सा खानी, इसीलिए इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। 23 अप्रैल 1930 को यह घटना हुई थी। वहां पर जो अफगानी पठान थे वो आंदोलन कर रहे थे खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में, और उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया गया गढ़वाल राइफल्स को। यह आदेश कैप्टन रिकेट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो वहां पे चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इन्होंने इस आदेश को मानने से मना कर दिया था। इसी को कहा गया पेशावर कांड, ठीक है। पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? निहत्थे अफगान सैनिक या जो अफगान आंदोलनकारी थे, इनके ऊपर गोली चलाने से 2/18 की जो यह इकाई थी गढ़वाल राइफल्स, इसने मना कर दिया था। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने कब संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी? एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि पेशावर कांड से प्रभावित होकर पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी? तो ये घोषणा मोतीलाल नेहरू ने करी थी। और किस दिन? उसी दिन जिस दिन पेशावर कांड हुआ, 23 अप्रैल को, ठीक है। कि 23 अप्रैल को हर साल देश में क्या मनाया जाएगा? गढ़वाल दिवस। तिलाड़ी नरसंहार कब हुआ था या घटित कब हुआ था? तो तिलाड़ी कांड भी जिसको कहा जाता है, रवाई कांड जिसको कहा जाता है, ये आपके 30 मई 1930 को हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहां पर इसे जो ये घटना है, तिलाड़ी घटना, तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी नरसंहार, इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। चक्रधर जुयाल ने यहां पर गोलियां चलवा दी थी।
किस वर्ष उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल का दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन ये दुगड्डा में हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर 19 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा जनता पर गोली चलाई गई और जिस दौरान हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त आदि शहीद हो गए थे? तो ये शहीद हुए थे 19 अगस्त 1942 को, जिसे हम देघाट गोलीकांड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पूछा जाएगा देघाट गोलीकांड कब हुआ, तो आप बताएंगे 19 अगस्त 1942 में। ठीक है। सालम गोलीकांड को लेकर पूछा जाता है, सालम गोलीकांड कब हुआ? तो ये गोलीकांड आपके 25 अगस्त 1942 को हुआ, जिसमें टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हो गए थे। निम्न में से किन शहीदों की स्मृति में खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो खुमाड़ क्षेत्र में शहीद स्मृति दिवस गंगाराम और खीमादेव की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है। देखिए खुमाड़ के सल्ट में यहाँ पर यह घटना होती है 5 सितंबर 1942 को। ठीक है। सल्ट गोली कांड होता है जिसमें गंगाराम और खीमादेव ये यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। इसी घटना में 2 व्यक्ति और घायल होते हैं, चूड़ामणि और बहादुर सिंह। ये दोनों भी कुछ दिनों के बाद शहीद हो जाते हैं। ठीक है। तो इनकी स्मृति में इस क्षेत्र में खुमाड़ क्षेत्र सल्ट में यहां पर शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। गंगाराम खीमादेव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है। सल्ट की घटना हुई थी और इसी को महात्मा गांधी ने फिर क्या कहा था, यहां पे गढ़वाल कुमाऊं का बारदोली। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सल्ट को। आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में उत्तराखंड के कितने प्रतिशत सैनिक शामिल थे? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाल के या उत्तराखंड के लगभग 2500 सैनिक शामिल थे, यानी कि परसेंटेज में बात करें तो लगभग 12% जो सैनिक आज़ाद हिंद फौज में थे उनका संबंध उत्तराखंड से था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था? तो सुभाष चंद्र द्वारा अपना निजी सहायक किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है बुद्धिशरण रावत को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन के आपको 2 आंसर याद रखने हैं, कहीं पर कुछ नाम मिलता है और कहीं पर दूसरा नाम देखने को मिलता है। जो सुभाष रेजिमेंट की पहली बटालियन थी, इनका कमांडर जो बुक में बताया गया है उस तहत चंद्र सिंह नेगी को नियुक्त किया गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे नेट पर या अन्य जगहों पर तो पहली बटालियन का कमांडर जो PS रतूड़ी थे, पितृशरण रतूड़ी, इनको नियुक्त किया गया था। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं और पहला रेफरेंस आपको पितृशरण रतूड़ी को देना है। ठीक है। क्योंकि जो चंद्र सिंह नेगी थे इनको जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल था उसका कमांडर नियुक्त किया गया था। ठीक है। जो आजाद हिंद फौज का ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल था जो सिंगापुर में था, उसका कमांडर चंद्र सिंह नेगी को बनाया गया था। ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है, आंसर तो बुक में चंद्र सिंह नेगी दिया है लेकिन आपको पहला रेफरेंस पितृशरण रतूड़ी को देना है। ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के जो अंगरक्षक बटालियन थी उसका कमांडर मेजर देव सिंह दानू को बनाया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके MCQ सीरीज टॉपिक वाइज का। हमने आज आधुनिक उत्तराखंड इतिहास के पहले पार्ट को कवर किया। इसमें हमने गोरखा शासन से संबंधित प्रश्नों को देखा, जो प्रमुख गोरखा सेना नायक थे उनके प्रश्नों को देखा, अंग्रेजों के शासन को, और फिर स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण MCQs को अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने यहाँ पर देखा। क्वेश्चन नंबर भले ही यहाँ पर टोटल हमने 85 कवर किए, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करते हुए और पूरा हिस्ट्री एक साथ यहां पर बताने का प्रयास किया, जिससे आपका इन 85 क्वेश्चन में पूरी हिस्ट्री का रिवीजन हो सके। आधुनिक जो उत्तराखंड इतिहास है इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल आएगा, जिसमें हम उत्तराखंड के जो जन आंदोलन चले थे, उत्तराखंड के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनसे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा और कितना स्कोर आपका रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।